माँ तो आखिर माँ ही होती है, लेकिन पालने पोसने वाली माँ से भी बढ़कर एक और माँ होती है जो एक नवजात को इस दुनिया में लाती है। ये माँ इस नवजात को इस दुनिया में लाने के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। ये माँ एक संसार में आए इस नवजात को सबसे पहले गोद में उठाती है और उसे ज़िंदगी प्रदान करती है। वास्तव में ये कोई सुपर मॉम से कम तो नहीं होती। नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क। मदर्स डे का मौका है। इस अवसर पर आज हमारे साथ कुछ बरेली की सुपर मॉम्स मौजूद हैं जो रोज़ाना न जाने कितने नवजात को इस संसार में लाने की जिम्मेदारी उठाती हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक नवजात को इस संसार में लाने का काम कितना चुनौती भरा होता है। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है बरेली की सुपर मॉम डॉक्टर प्रीति वैश। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो बच्चे की आप डिलीवरी करती हैं वो आपसे अब बड़े होने पर मिलते हैं, तो आपको कैसा लगता है? जिन बच्चों की हमने डिलीवरी करी है, हम लोग को 40 साल हो गए हैं करीब, तो जिन बच्चों को हमने डिलीवर करा है वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़े हो गए हैं, जिनकी शादी हो गई है एंड वो फिर प्रेग्नेंट होकर मेरे पास आते हैं। तो वो बोलते हैं मैडम हम आपके यहाँ, मेरा बर्थ आपके हॉस्पिटल में हुआ था। कोई लड़की बोलती है तो बहुत खुशी होती है। कितना अच्छा लगता है ना कि जिन बच्चों को हमने डिलीवर कराया, अपनी गोद में खिलाया था, अब वो इतने बड़े हो गए, शादी हो गई, फिर से वो मदर या फादर बनने जा रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। मैम, एक बच्चे को जन्म देना एक कितना चुनौती भरा होता है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड होता है। एक बच्चे का सही से जन्म हो और उसको एक संसार मिले नया, तो ये कितना चुनौती भरा होता है? एक बेबी को जन्म देना बहुत चुनौती भरा काम है। इसमें हमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल 9 मंथ्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब पेशेंट पहली बार हमारे पास आता है प्रेग्नेंट होके, तो हम लोग उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह सब कराते हैं, अल्ट्रासाउंड, सारे इन्वेस्टिगेशंस। तो उस टाइम भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई पेशेंट कराना चाहता है, कोई नहीं कराता है, फिर समय समय पे उसको बुलाना पड़ता है। कई बार मैटरनल, कई बार फैमिलियर प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार हस्बैंड की प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी इन लॉज की प्रॉब्लम्स आती हैं। उन सबको भी हम लोग को समय समय पे मैनेज करना होता है, सबको समझाना होता है कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। खुशनुमा माहौल में आप बच्चों को जन्म दीजिए, खुश रहिए, अपने को थोड़ा सा मेंटली फ्री रखिए, बिल्कुल टेंशन लेके नहीं, मतलब मत करिए काम, इसको खुशी खुशी करिए। जितना आप खुश रहेंगे उतना ही बच्चा खुश होकर पैदा होगा। तो समय समय पे हम उसको सब बताते रहते हैं, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे मैनेज करना है। कुछ काफ़ी वर्किंग आजकल फीमेल्स होती हैं, तो उन सबको वर्क के साथ प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना, उसमें तो बहुत ही हर्डल्स आते हैं। कभी उनको बाहर जाना है, बस से ट्रैवल करना है, जॉब के लिए काफ़ी दूर दूर टीचिंग जॉब है या कुछ भी जॉब है, तो वो सब समस्याएं आती हैं। लेकिन उनको हम लोग बहुत खुशी खुशी उनको समझाते हैं और वो लोग खुशी खुशी हैंडल करते हैं। तो हम लोग इन लॉज को भी बताते हैं, पेरेंट्स को भी, सबको, कि आप इस मदर को किस तरह से मैनेज करेंगे। तो बहुत खुश होते हैं। फिर जब वो 9 मंथ्स तक होते हैं, फिर डिलीवरी होती है, बेबी उनके अटेंडेंट्स को देते हैं हम लोग, तो वो जो माहौल होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। खूब मिठाई बांटते हैं, खूब खुश होते हैं सब। और मेरे साथ एक और सुपर मॉम मौजूद हैं, डॉक्टर प्रगति अग्रवाल। तो इनसे मैं जानना चाहूँगी, मैम, जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तो आपको कैसा लगा था? मैं तो जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तो मैं उस समय MS कर रही थी कानपुर से। तो एक खुशी तो हुई थी, लेकिन एक अंदर से ये भी डर था कि अब मैं कैसे इस बच्चे को रख पाऊँगी। पूरा 9 मंथ्स तक रखना है और फिर एग्ज़ाम भी देना है, MS के पढ़ाई भी करनी है, और रोज़ हॉस्पिटल में भी बहुत वर्कलोड होता है। उस समय तो, उस पीरियड में तो बहुत वर्कलोड होता था। तो ये सारा डर भी बैठा हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। तो बड़ा फिर अपने इन लॉ से भी राय ली मैंने, लेकिन फिर अल्टीमेटली यही हुआ कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं कराना चाहिए, तो मैंने उसको कंटिन्यू किया। और फिर जब डिलीवरी हो गई तो उसके बाद भी मेरे लिए बड़ा चुनौती भरा था कि मैं कैसे इसके साथ साथ पढ़ाई करूं। अपना हॉस्पिटल में भी पूरे दिन ड्यूटी करना, वहाँ तो कई बार 24-24 घंटे तक ड्यूटी लग जाती है, कभी डबल शिफ्ट में, कभी ट्रिपल शिफ्ट में, इस तरह से कि कैसे मैं करूँगी ये सब कुछ। लेकिन ये इस चीज़ के लिए मैं बहुत अपने मदर इन लॉ के लिए भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बच्चे को वहीं पर हम रखेंगे, बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी कराना ज़रूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग भी मिले बच्चे को और तुम्हारी पढ़ाई भी हो, तुम्हारा काम भी हो, सब वो भी ना सफ़र करे।
तो वो मेरे पास आकर के हॉस्टल में रही। एक कमरे में वो और बेटी रहती थी और एक कमरे में मैं अपना पढ़ती रहती थी। जो हॉस्पिटल की ड्यूटी होती थी तो हॉस्पिटल की ड्यूटी भी करती थी। तो ये सब करके जब बच्चे को फीड कराने की ज़रूरत है तो मदर इन लॉ ले आती थी, बच्चे को फीड करा करके फिर अपने पास ले जाती थी। पूरे दिन उसके साथ खेलती रहती थी और हम अपना पूरे दिन पढ़ाई करते रहते थे और अपनी ड्यूटी करते रहते थे। तो इस तरह से मतलब मैं इसीलिए आप लोग को सबको ये भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग सफ़र नहीं करनी चाहिए। जैसे आजकल कई लोग कहते हैं कि हम कैसे ब्रेस्ट फीड कराएं, हमें जॉब पे जाना है, हमें ये करना है, कोई ना कोई परेशानियाँ कि हम 24 घंटे बच्चे को कैसे रखेंगे। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक अमृत के समान है। बिल्कुल जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। बहुत सारे एंटीबॉडीज़ उसमें ऐसे होते हैं जो बच्चे को कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने तो इतना MS करते करते उसको मैनेज किया। तो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से सिर्फ कि बच्चे को कहीं भेजा नहीं, भेजने को तो हम भेज सकते थे, कहीं मदर इन लॉ अपने पास भी रख सकती थी, मदर भी रख सकती थी, कोई भी रख सकता था, लेकिन उसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग फिर नहीं हो पाती। तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा। खैर कि सभी लोग आजकल जो भी प्रेग्नेंट हैं, होती हैं पहली प्रेगनेंसी, तो सबको कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ अपना फिर भी आपको सब मैनेज करना है कि जिससे बच्चा भी सफ़र ना हो और आपका काम भी सफ़र ना हो, दोनों। मैम जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो 9 मंथ्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें होती हैं? ये जो 9 मंथ्स प्रेगनेंसी का पीरियड होता है ये भी बहुत चुनौती भरा होता है। तो इस टाइम पर जो कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पहले से पता भी नहीं लगती हैं, वो भी बहुत सारी बीमारियां प्रेसिपिटेट हो जाती हैं प्रेगनेंसी में। तो कई बार जैसे कार्डियक प्रॉब्लम भी है, तो कार्डियक ओवरलोड पड़ता है प्रेगनेंसी में, वो भी प्रेसिपिटेट हो सकती है। एनीमिया तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जो एक तो पुअर फैमिलीज़ के जो लोग होते हैं उनको ऑलरेडी एनीमिया होता है, और जब प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है तो आयरन की, तो वो लोग अगर प्रॉपरली आयरन वगैरह या अपना प्रॉपर चेकअप नहीं कराते हैं तो ये एनीमिया की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो एनीमिया है ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की रूट है, एक तरह से कहना चाहिए कि इसकी वजह से मदर की भी बॉडी पे असर पड़ता है और इससे बच्चे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, क्योंकि ये जो सारा बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है वो माँ के पेट से ही मिलता है। माँ के जो प्लेसेंटा होता है वो माँ के ब्लड से जो है वही सारा न्यूट्रिशन लेता है, वही सारा ब्लड सप्लाई जो है बच्चे को पहुंचती है। अगर माँ के खून में ही आयरन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो बच्चे की भी ग्रोथ पूरी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो एनीमिया की वजह से बच्चे में और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और मदर में भी हो सकते हैं। इसके एनीमिया, आजकल हमारा फॉक्सी का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, एनीमिया फ्री इंडिया। इस पर बाकी हमारे सब फॉक्सी के लीडर्स और हम सभी लोग इस पर भी एक तरह का अभियान चला रहे हैं, जिससे कई तरह से उसके लिए अवेयरनेस कैंप्स वगैरह लग रहे हैं कि जिससे हमारे भारतवर्ष से एनीमिया ख़त्म हो जाए। एटलीस्ट कम से कम जैसे 12 on 12 कहते हैं कि कम से कम 12 तो हीमोग्लोबिन रहे प्रेगनेंसी में। तो और इसके अलावा जो है एक GDM भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि पहले तो पेशेंट को नहीं होती है डायबिटीज़, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब हमारा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट वगैरह बढ़ जाती है तो उस टाइम पे कई बार जो है ये डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट कर जाती है। तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहलाता है। तो इससे भी बच्चे पे भी बहुत असर पड़ता है और माँ पे भी असर पड़ सकता है, दोनों पे ही इसका कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और कई बार बच्चे की सडन डेथ भी हो जाती है। तो पेशेंट्स को लगता है कि अभी तक ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था और एकदम से अचानक से क्या हो गया, कैसे बच्चे की डेथ हो गई। तो कई बार ये GDM जो है इसका कॉज होता है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है जो कि हाइपरग्लाइसीमिया इन प्रेगनेंसी। यही हाइपरग्लाइसीमिया अगर कुछ और चीज़ों के साथ होता है, प्रोटीनूरिया या एडिमा, तो उसको प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। तो ये प्री एक्लेम्सिया और ये हाइपरटेंशन, इन सब का भी बच्चे पे और माँ पे दोनों पे बहुत ज़्यादा असर होता है। और अगर इसमें भी कंट्रोल नहीं किया BP तो उससे एक्लेम्सिया भी बन जाता है। जो एक्लेम्सिया है जब पेशेंट को फिट्स भी आने लगते हैं। तो पहले जैसे पेशेंट आता है, कहता है कि पहले तो कभी भी इसको दौरे नहीं आए, उसके अटेंडेंट बताते हैं, और ये अभी अचानक से शुरू हुए हैं, एकदम से दौरे आने लगते हैं लगातार। तो वो भी बड़ी ख़तरनाक बीमारी है जिससे जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमन है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस तो और भी बहुत तरह के हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और अभी हमारे साथ एक नेक्स्ट सुपर मॉम यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर उपमा गुप्ता। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी
कि जब आप ही डॉक्टर पहले होती हैं, जो एक बच्चा है उस सबसे पहली माँ आप ही होती हैं, क्योंकि सबसे पहले बच्चे को उठाने का काम आप ही करती हैं, अपनी गोद में लेती हैं, तो उस टाइम आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। माँ की फीलिंग्स को जानने का मौका मिलता है। उस समय मरीज़ उस समय डिस्ट्रेस में हो रहा होता है जब डिलीवर होता है, उसके बाद में सडनली उसे सबसे पहला सवाल यही होता है माँ का कि क्या हुआ। तो उस समय हमें बड़े ढंग से बताना पड़ता है। उस समय तुरंत नहीं बताया जाता है कि बेबी क्या है, मेल है या फीमेल है। ज़्यादातर केसेस में यही है कि बच्चा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या हुआ। बाकी बच्चा जब होता है तो हाथ में लेकर बहुत अच्छा लगता है। बच्चा कभी कभी हाथ भी पकड़ लेता है, और हमारा ये उस समय सबसे पहले यही देखना होता है कि बच्चे के अलावा मदर का ख्याल ज़्यादा रखना होता है। मदर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वाइटल्स ठीक हैं, नॉर्मल हैं, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है ज़्यादा। बच्चा जैसे ही डिलीवर होता है उसको पीडियाट्रिशियन को दे दिया जाता है। उसके नेक्स्ट जो सारा हैंडल करता है वो पीडियाट्रिशियन करता है। उसके बाद हमारा काम होता है उस समय कि मदर को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो, या फिर ब्लड प्रेशर ठीक रहे, लो तो नहीं है, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। मैम एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके अकॉर्डिंग जो आज के पेरेंट्स हैं वो न्यूक्लियर फैमिली प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, तो क्या ये सही है या नहीं? मेरा मानना तो यही है कि जॉइंट फैमिली बेटर है, लेकिन आज की जनरेशन को देखते हुए जनरेशन चाहती है कि खुले विचारों वाले होते हैं कि हमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, या दूसरी बात मजबूरी भी होती है, कुछ जॉब में बाहर रह रहे होते हैं तो उनको अकेले ही हैंडल करना पड़ता है। लेकिन नो डाउट जॉइंट फैमिली बेटर है, क्योंकि जितना दादा या दादी जी जो केयर कर सकते हैं मदर बच्चे की, उतना और कोई सर्वेंट या कोई और भी नहीं कर सकता है। और अभी मेरे साथ एक सुपर मॉम मौजूद है, डॉक्टर भारती शरण। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, आप दोनों लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? जो सबसे ज़्यादा अच्छा बैलेंस बना सका वो ही उसी की जीत होती है। ये बैलेंस बनाना अपनी अपनी सोच है। बैलेंस कैसे बनाना, फिज़िकली बनाना, मेंटली बनाना, कैसे बनाना। हमने एक बिना लिखा हुआ अनुबंध अपने हस्बैंड से किया हुआ था कि देखिए, जब घर की प्रॉब्लम्स जो भी होंगी उसमें मैं भागीदारी होंगी, मैं उसको सॉल्व करूंगी और डिसीज़न मेकिंग मेरी होगी, और जो हॉस्पिटल की प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व करेंगे और उसकी सारी डिसीज़न मेकिंग आपकी होती है। इससे हमारा एक तो प्रोफेशनल बैलेंस बना रहा कि घर एंड प्रोफेशन को अलग अलग करना। अब रही बात कॉमन चीज़ दोनों हस्बैंड वाइफ में है बच्चे, तो बच्चों को कैसे उनकी रियरिंग करना है और कैसे एक बैलेंस बनाना है, तो ये रहता था हमेशा कि बच्चों की जो मदर केयर है वो मैं किया करती थी, और जब मेरी कोई इमरजेंसी होती है या मेरा रूटीन वर्क है या बच्चा कोई बीमार है या कुछ ऐसी वक्त आ गया है, तो आई यूज़ टू आस्क हिम फॉर हेल्प कि आप थोड़ी देर बेबीज़ के पास रुको, मैं अभी सीजर करके आती हूँ या अभी डिलीवरी करा के आती हूँ। ही यूज़ टू टेक केयर कि थोड़ी सी देर वो रुके जब तक कि मैं वापस आ जाऊँ। हाँ, इन सब में हमारी हाउस हेल्प्स का बहुत बड़ा साथ है, जो हम दोनों के बीच में जो टाइम गैप रहता था उसमें वो लोग मुझे मदद किया करती थी, और इस तरह से हमने ड्यूटीज़ डिवाइड करके एक तरह से प्रोफेशन और घर के काम के बीच में एक बैलेंस बनाया हुआ था, जो आज भी बना हुआ है। मैम आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को किस तरीके से मोटिवेट करती हैं? सबसे पहले तो मैं उनको यही बताती हूँ कि देखिए, प्रेगनेंसी होना एक ईश्वर की तरफ से आपको उपहार मिला है जो चिरस्मरणीय है। तो आप कभी भी इसको अबॉर्ट कराने की या उसकी ना सोचें। हाँ, फैमिली प्लानिंग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आप ज़रूर करें, पर वंस यू आर प्रेग्नेंट आप इसको एंजॉय करें, अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल महसूस करें, अपने आप को इस चीज़ को खुशी का ज़रिया माने।
अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपनी वॉक का ध्यान रखें, फिज़िकल एक्सरसाइज का ध्यान रखें, पर अपने आप को बहुत स्पेशल या बीमार नहीं महसूस करें। स्पेशल, मेंटली स्पेशल महसूस करना अच्छी बात है, पर बीमार महसूस करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पड़े रहना, काम नहीं करना, बिल्कुल ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि सदियों से लेडीज़ प्रेग्नेंट होती आई हैं, डिलीवरीज होती आई हैं, और इसी तरह से ये पूरी दुनिया चलती है। तो दूसरी बात ये है कि जब आपकी प्रेगनेंसी हो, एक खुशी का माहौल अपने आसपास भी रखें। अच्छी किताबें पढ़ें, या अच्छी पिक्चर देखें, या अच्छे मैगज़ीन देखें, या अच्छी बातें करें, या अच्छे लोगों की संगत में रहें, क्योंकि यही वो वक्त है जब आपके गर्भस्थ शिशु में संस्कार पड़ने हैं। जब संस्कार अच्छे होंगे तो गर्भस्थ शिशु बड़ा होकर भी संस्कारी व्यक्तित्व बनेगा। उसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप उससे बात करें, वो सब ऑब्ज़र्व करते हैं। गर्भस्थ शिशु भी पूरा ऑब्जर्वेशन रखता है कि आप अपने माँ बाप, पड़ोसी और अपने साथ वालों के कैसे बिहेव करते हैं, उनके लिए कितनी सेवा करते हैं, उनके लिए कितने डिवोटेड है। यदि आप अपने पेरेंट्स के लिए और सब घर वालों के लिए डिवोटेड है तो नेचुरल है, तो गर्भस्थ शिशु जो बड़ा होगा उसमें संस्कार भी ऐसे होंगे। तो एक डिवोशन और एक रेस्पेक्ट, दो चीज़ को मैं बहुत प्रेफरेंस दूंगी कि आपको अपने घर के बड़ों और अपने हस्बैंड के रिलेटिव्स के लिए, या आप अगर हस्बैंड हैं तो वाइफ के रिलेटिव्स के लिए एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए, जो शो होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि आप उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, और अपनी ड्यूटीज़ को हमेशा प्रायोरिटी दें। उसके बाद एक फीलिंग्स का एक कोना होता है जो सब जगह खाली होता है, कभी कभी उसका एहसास करने की कोशिश करें। एक ममत्व आप अपने बच्चे पे जैसे रखती है वैसे सभी परिवार वालों पे रखें। आप देखिए कि आपकी प्रेगनेंसी बिना किसी हर्डल के थ्रू होएगी, 0 से लेके 9 मंथ्स तक खुशी खुशी आपके घर में एक परी या एक बेटे का जन्म होगा, और आप उसको पूरी तरह से एंजॉय कर सकती हैं। ये थी हमारे साथ बरेली की सुपर मॉम्स, जिनसे हमने बात की और उनके पर्सनल एक्सपीरियंस जाने, और जाना कि किस तरीके से प्रेग्नेंट लेडीज़ क्या क्या प्रिकॉशंस रख सकती हैं और कैसे वो अपनी प्रेगनेंसी को मेमोरेबल बना सकती हैं। तो इन सभी सुपर मॉम्स की तरफ से और न्यूज़ टुडे नेटवर्क की तरफ से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क के साथ।